Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 38 पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं करेंसी के बारे में और इसकी छोटी सी हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली हिस्ट्री को बहुत डिटेल में हम नहीं जानने वाले हैं और ये टॉपिक मैं इस वजह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब से हम काउंटरफिटिंग करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी वजह से उसका एक बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से पहले हम समझेंगे करेंसी क्या है, उसका जो ज़रूरत थी वो क्यों थी, कैसे कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ हमारी इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो बैंक नोट्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उनका प्रिंटिंग जो होती है वो कहाँ होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आज हम समझेंगे और इसके आगे की वीडियोज़ में हम काउंटर फिटिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि बेसिकली करेंसी का क्या मतलब होता है। सो करेंसी को अगर बहुत जनरल सेंस में समझे तो करेंसी का मतलब होता है मनी। मनी किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको सामान लेना है या कुछ भी आपको लेना है तो उसके लिए एक्सचेंज के पर्पस से मनी का यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली जो करेंसी है एक तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसकी एक यूनिट है मनी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हर बार आपका मनी ही इन्वॉल्व होगा एक्सचेंज के पर्पस से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका मनी का यूज़ नहीं होता था। स्टार्टिंग में जब मनी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ था हमारी इकोनॉमी में, तो उससे पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, जब आपके पास किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है और आप किसी दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ठीक है, ए जो है वो वीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये फार्मिंग करता है जिसमें वीट का प्रोडक्शन करता है। और जो बी है, ये बी क्या करता है, ये किसी भी तरह के पल्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जो दालें होती हैं उनका प्रोडक्शन करता है बी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ए है उसको सिर्फ और सिर्फ वीट का ही प्रोडक्शन करना आता है और उसके पास इसी वजह से वीट की ही क्वान्टिटी होगी। अब इसके पास वीट की एक्सेस क्वान्टिटी भी होगी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो भी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, और यही सेम कंडीशन बी के साथ भी लागू होती है कि बी के पास सिर्फ और सिर्फ पल्स की ही क्वांटिटी होगी, उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पल्स को ही प्रोड्यूस करता है। और इस कंडीशन में बी के पास पल्स की भी एक्सेस क्वांटिटी होगी। तो अब मान लीजिए कि ए को ज़रूरत पड़ी पल्सेस की, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वीट से काम चला लेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर पल्स की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा, ये जाएगा बी के पास, बी से कहेगा मुझे कुछ पल्स दे दीजिए, मुझे कुछ दालें चाहिए हैं। तो जो भी पल्स बी प्रोड्यूस करता होगा वो उसको दे देगा, लेकिन ऐसे फ्री में तो देगा नहीं। तो उसके लिए ये बेसिकली एक्सचेंज किया जाएगा। मतलब कि जो चीज़ पल्स, मतलब जैसे पल्स आपकी बी के पास है तो ये कुछ अपनी ए को दे देगा और इसके बदले में ए अपने पास से कुछ वीट बी को देगा। तो इससे क्या हुआ, दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, क्योंकि यहाँ पर ए को पल्स की रिक्वायरमेंट थी और बी को वीट की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि बी के पास सिर्फ पल्सेस थी, ए के पास सिर्फ वीट थे, तो उस कंडीशन में दोनों को एक्सचेंज दोनों ने कर लिया, तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स जो थी वो फुलफिल हो गई। अब ये सिर्फ दो ही कंडीशन मैंने बताई कि सिर्फ दो ही लोग थे। अब इस तरह से आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी जैसे सी डी ई एफ जी, बहुत सारे लोग हैं। अब सभी का प्रोडक्शन अपना अलग अलग है, तो अब किसी को कुछ चाहिए होगा तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, तो बेसिकली जो बार्टर सिस्टम था उसमें यही होता था, जो भी चीज़ आपके पास है वो आप किसी दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर दोगे ताकि आपकी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए और सामने वाले की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि इस टाइम पर आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली करेंसी एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी को डिनोट करती है, जहाँ पर आपके जो भी एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका बार्टर सिस्टम था उसमें बस आपका जो भी आपके पास प्रोडक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं, आप उससे एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती रहती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे कि बहुत सारे लोग होने लगे। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल था, क्योंकि जैसे कि एक एरिया में जो रह रहे हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक के पास, मतलब जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब लोग अलग अलग वेराइटी के जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो वही सफिशिएंट हो, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक मार्केट जैसा बनाया गया, जहाँ पर जिसके पास जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस करते थे वो अपने मार्केट में जाकर सेल करते थे। ठीक है,
अब मार्केट में सेल करेंगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले तो जब कम लोग होते थे तो उस टाइम पर बस आपने थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लिया कि जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसके साथ में उसने वो एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। लेकिन जब भी थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है, उसको थोड़ा सा बड़े लेवल पर सोच के देखिए कि जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करने लगे, तो धीरे धीरे से आपका मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। मनी का इंट्रोडक्शन इस वजह से क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ है और दूसरे के पास, मान लीजिए ए के पास व्हीट है, बी के पास पल्सेस हैं, लेकिन ए को जो सामान चाहिए है, यानी कि ए को पल्स तो चाहिए है लेकिन बी को व्हीट नहीं चाहिए है, ठीक है। और ए के पास सिर्फ व्हीट ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ए की फिर जो बी है वो पल्स ए को देगा ही नहीं, तो उसकी वजह से ए की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अब ए किसी दूसरे ऐसे बंदे को ढूंढे जाके जिसको व्हीट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे डिमांड बढ़ी, तो उस वजह से क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा क्लैशेस होने लगे। तो इसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी मनी का इंट्रोडक्शन की, तो इस वजह से यहाँ पर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ये बेसिकली मनी के इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट की ये बेसिक नीड है, ठीक है। तो जो करेंसी सिस्टम था उसमें सबसे पहले आपका बार्टर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद में आपका इकोनॉमी में मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आपका पहले कॉइन्स के फॉर्मेट में आया एंड देन पेपर के फॉर्मेट में आया, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपकी जो करेंसी होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ मनी तक लिमिटेड नहीं होता है। मनी एक तरह से कह सकते हैं उसकी एक यूनिट है या उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली करेंसी का मतलब होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सर्कुलेशन करने के लिए, ताकि इकोनॉमी में प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे, क्योंकि अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो हर किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएंगी और इस वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएगी। इसकी वजह से जो इकोनॉमी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी वजह से इकोनॉमी में प्रॉपर सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी वजह से एक्सचेंज के पर्पज़ से जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके लिए मनी को बनाया गया था। तो बेसिकली जो करेंसी है या फिर जो इसका एग्जाम्पल यानी कि जो मनी है वो एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सचेंज के पर्पज़ से आप उनको मनी देने लगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब आपने ये नहीं पूछा कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अब बेसिकली उन्होंने एक जो भी सामान है उसका उन्होंने प्राइस बता दिया कि इतना प्राइस है, आपको उनको बस डायरेक्टली वो पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लैशेज़ हो रहे थे कि ए को वो चाहिए लेकिन बी को वो नहीं चाहिए है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। तो ये चीज़ आपकी मनी ने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेसिकली जो बैंक में जो मनी था। तो मनी बेसिकली आपका नोट के फॉर्मेट में होता है और आपके कॉइन्स के फॉर्मेट में होता है। तो अगर हम बात करें जो आपका पेपर मनी है यानी कि जो आपके बैंक नोट होते हैं उनका इंट्रोडक्शन इंडिया में 1770 में हुआ था बाय द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कैलकाटा में बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। वहाँ पर 1770 में सबसे पहले पेपर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपकी सबसे पहले जो नोट को प्रिंट किया जाने लगा था, तो प्रिंट करने के लिए जो सबसे पहला आपका प्रिंटिंग प्रेस ओपन किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस जो था वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस था जो कि नासिक में था, ठीक है। और इसको 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जब 1934 में जब आरबीआई का आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1934 में हुआ था, तो उसके बाद में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस जो कि नासिक में था, जिसको 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसको आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कर लिया का क्या मतलब है, जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस की फंक्शनिंग होती थी, पूरा उसका जो प्रोसीजर था, जो काम करने का तरीका था, वो सारा का सारा अब आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑल करेंसी, जितनी तरह की करेंसी होती है, वो सारा का सारा काम आपका आरबीआई के थ्रू किया जाता है। आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंट कह सकते हैं। आरबीआई मतलब कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके माइंड में हो सकता है एक क्वेश्चन आ रहा हो कि जो भी आपके आरबीआई है, तो आरबीआई बेसिकली कितने तक नोट को प्रेस कर सकता है, कितना अमाउंट तक वो अपना प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आरबीआई है उसको सिर्फ उतना ही मनी को, उतने ही कॉइन्स को, उतने ही आपके जो नोट होते हैं उनको प्रिंट करने का परमिट है जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व होता है।
गोल्ड रिजर्व जितना आरबीआई के पास होगा, सिर्फ आरबीआई उतना ही मनी आपका प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा जो सिक्योरिटी पेपर होता है, यानी कि जो आपका मनी होता है, जो बैंक नोट होता है, उस नोट का ये जो पेपर होता है, ये एक तरह का सिक्योरिटी पेपर होता है और ये स्पेशल टाइप के इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो इस तरह के पेपर का जो आपका फॉर्मेशन था, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग थी, इस तरह के बैंक नोट का जो सिक्योरिटी पेपर होता है, इसको सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनाया गया था। मतलब मध्य प्रदेश में एक सिक्योरिटी पेपर मिल बनाया गया था होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर सबसे पहले जो सिक्योरिटी पेपर्स थे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में होती थी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हिस्ट्री से रिलेटेड। और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अभी नेक्स्ट है जो आपके करेंसी, यानी कि जो आपकी नोट है, इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए ओवरऑल इंडिया बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट्स ही बनाई गई हैं। ये 4 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहला है आपका इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सेकेंड है आपका बैंक नोट प्रेस देवास, थर्ड है आपका न्यू बैंक नोट प्रेस मैसूर, लास्ट है आपका न्यू बैंक नोट प्रेस साल्बनी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये सारे आपके इतने सारे जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, ये बेसिकली 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो आपके स्पेशली इंडियन करेंसी नोट को फॉर्मेशन करने के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाई गई हैं। और सिर्फ जो इंडिया की जो करेंसी है, जो आपके नोट हैं, उनका मैन्युफैक्चर यही 4 जगह पे होता है, इसके अलावा और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और अगर अलग जगह होता है तो वो बेसिकली आपका काउंटरफिट करेंसी या फिर फेक इंडियन करेंसी नोट कहलाता है। फेक इंडियन करेंसी नोट बेसिकली आपकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं FICN, यानी कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके ऑथराइज्ड, जो आपके लीगल नोट्स प्रिंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही 4 जगह प्रिंट होते हैं। और ये चारों का जो रेगुलेटर होता है वो आपका RBI ही होता है। ठीक है, इतना तो हो गया आपका बैंक नोट के बारे में। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बेसिकली कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली जो आपकी करेंसी नोट प्रेस नासिक है, वो बैंक नोट को प्रेस करता है। उसमें जो प्रिंटिंग करी जाती है ना, तो प्रिंटिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जो नासिक वाली बैंक नोट प्रेस है, वो जो आपकी प्रिंटिंग का मेथड यूज़ करता है, जो प्रोसेस यूज़ करता है, वो होता है आपका वेट ऑफसेट प्रिंटिंग, वेट ऑफसेट प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली जो प्रिंटिंग होती है, ये बेसिकली एक तरह की प्लेनोग्राफिक प्रोसेस होता है, जिसमें किसी भी तरह के कोई भी आपको इंडेंटेशन मार्क्स नहीं देखने को मिलते हैं पेपर पे। तो ये एक तरह का इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है वेट ऑफसेट प्रिंटिंग का, जो आपका करेंसी नोट प्रेस नासिक वाली जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर इसका यूज़ करा जाता है। उसके अलावा जो आपकी बैंक नोट प्रेस देवास है, यानी कि जो देवास में आपका प्रिंटिंग प्रेस है, वो आपकी इस तरह के जो आपके नोट्स वो प्रिंट करता है, तो उसके लिए वो इंटाग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस का यूज़ करता है। तो ये जो इंटाग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस है, इसमें भी आपकी किसी भी तरह का कोई भी इंडेंटेशन मार्क्स आपको पेपर पे नहीं देखने को मिलते हैं, बट द इंक्ड एरियाज आर इन रेस्पाइट एंड कैन बी फेल्ट बाय हैंड्स और सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब कि जो इंडेंटेशन मार्क्स यहाँ पर जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप उनको हैंड से टच करेंगे तो उसमें आपको वो हल्का हल्का सा फील होगा और उसको माइक्रोस्कोप में आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका डिफरेंस होता है वेट ऑफसेट प्रिंटिंग का और इंटाग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है वेट ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस का और इंटाग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस का, ये आपका नेट के एग्ज़ाम में जो आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके प्रिंटर वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी करेंसी का तो ये पार्ट है ही, तो ये दोनों ही तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वाली लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और उसके अलावा नासिक में ऑफसेट, वेट ऑफसेट यूज़ करते हैं और देवास में इंटाग्लियो प्रिंटिंग यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कॉइन्स की। तो बेसिकली जो कॉइन्स होते हैं, आप आई होप आप सभी को पता होगा कॉइन क्या होता है। तो कॉइन में क्या रहता है, उसमें वैसे तो नोट जो होता है उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। तो कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको हम अपने आने वाले वीडियोस में, फर्दर जो वीडियोस आएंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉइन क्या रहता है, जैसे कि कॉइन आपका इस तरह का है, जनरली आपके सर्कुलर फॉर्मेट में ही होते हैं। उसके अलावा ये आपके कई बार जो आपका 2 का कॉइन होता है, आई थिंक उसमें 11 साइड्स होती हैं।
तो इस तरह से आपके अलग अलग एक तो शेप होता है कॉइन का। उसके अलावा जो कॉइन में मेटल यूज़ करा जा रहा है वो मेटल कौन सा है वो उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर हो जाता है। साथ में जो कॉइन्स होते हैं तो हर एक कॉइन जो कि आरबीआई के थ्रू मतलब जो लीगली आता है, जो आरबीआई के थ्रू बन के आता है, वो आपके हर एक कॉइन का, जैसे कि मान लीजिए 1 रुपये का कॉइन है या 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, तो उन सभी के अपने वेट अलग अलग होते हैं। मतलब 1 रुपीज़ के जितने भी कॉइन्स प्रिंट होंगे उन सब का जो वेट होगा वो सेम होगा। 5 रुपीज़ के जितने भी कॉइन्स होंगे उन सब का वेट सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर वेट में आपको थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नज़र आता है तो वो आपका एक तरह से फोर्ज करेंसी हो जाती है, फोर्ज कॉइन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ आइडेंटिफिकेशन फीचर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली अगर आपको एग्जामिनेशन करना है कि वो पर्टिकुलर वही कॉइन ओरिजिनल कॉइन है या नहीं, तो उसके लिए आप उसके वेट को मेज़र कर सकते हैं। अभी हर एक कॉइन का वेट कितना कितना होता है तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर उसको चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी तो वहाँ से आप डायरेक्टली उसको एटलीस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से डायरेक्टली आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली अगर कॉइन का आपको एग्जामिनेशन करना है, आपको उसका मेटल चेक करना पड़ेगा, आपको उसका वेट चेक करना पड़ेगा, आपको उसका साइज़, क्योंकि साइज़ जो रहता है हर एक कॉइन का आपका डायमीटर सबका सेम रहता है। मतलब आपका 1 रुपये का कॉइन है तो उसका डाया अलग होगा, 5 रुपये का कॉइन है तो उसका डाया अपना अलग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा जो कॉइन के ऊपर डिज़ाइंस बनी होती हैं तो वो भी अपनी सबकी अलग अलग होती है। तो ये सारे कुछ आपके आइडेंटिफिकेशन फ़ीचर हो जाते हैं कॉइन्स के। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो कॉइन्स होते हैं तो उसको बनाने के लिए क्या चीज़ होती है, कहाँ पर ये बनते हैं। जैसे कि आपके जो नोट थे तो उसके लिए तो प्रिंटिंग प्रेस थी, लेकिन कॉइन के लिए यहाँ पर मिंट होती है, गवर्नमेंट मिंट होती है। जब मैंने आपको सीआरपीसी का सेक्शन पढ़ाया था, आई थिंक सीआरपीसी 292 जो है वहाँ पर आपका मिंट का ही काम होता है, यानी कि जो कॉइन्स वाला रहता है उसी से रिलेटेड आपका सीआरपीसी का सेक्शन 292 है। ठीक है, वो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो गवर्नमेंट मिंट होती हैं वहीं पर आपकी जो कॉइन्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बेसिकली आपकी जो मिंट हैं, गवर्नमेंट मिंट हैं, जहाँ पर कॉइन्स का फॉर्मेशन होता है वो आपकी 4 हैं। इसमें पहला है आपका हैदराबाद, सेकंड है मुंबई, थर्ड है कैलकाटा एंड फोर्थ है आपका नोएडा। तो ये 4 आपके मिंटिंग प्रोसेस हैं, मिंट हैं, गवर्नमेंट मिंट हैं, जो कि आरबीआई के थ्रू ही रेगुलेट करी जाती हैं। अब यहाँ पर अगर आपको पता करना है कि मान लीजिए कोई भी कॉइन अगर हैदराबाद का है तो वो हैदराबाद का कॉइन है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आप ना एक बार एक कॉइन लीजिएगा। ठीक है, अब उस कॉइन में जैसे मान लीजिए 1 रुपये का आपने कॉइन लिया है, और वो जो 1 रुपये का कॉइन है वो आपका 2012 में प्रिंट हुआ है, मतलब 2012 में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो अगर वो हैदराबाद का होगा, ठीक है, तो आपका ये मान लीजिए जो ईयर पड़ा है यहाँ पर 2012 जो ईयर इन्होंने डाल रखा है, तो इस ईयर के जस्ट नीचे एक मार्क बना होगा इस तरह से, यानी कि स्टार मार्क बना होगा, ये वाला साइन जो रहता है। तो अगर ये आपके ईयर के नीचे स्टार बना है तो वो इंडिकेट करता है कि वो जो कॉइन है आपका वो हैदराबाद का है। अब यहीं पर अगर ये स्टार की जगह पर यहाँ पर जो स्टार बना है ये डायमंड का शेप, डायमंड शेप बना हो, और जो डायमंड होता है वो सॉलिड शेप होता है, यानी कि जो आपका ईयर के नीचे डायमंड शेप दिखेगा आपको, उस कॉइन की आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी मुंबई में हुई है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको सिंबल देखने को मिलेगा, बहुत छोटा सा होता है जो आपके ईयर के जस्ट नीचे बना होता है, और ये आपका सॉलिड सिंबल होता है। ठीक है, तो ये आपका मुंबई को डिनोट करेगा। जो कैलकाटा के आपके कॉइन्स होंगे तो उसमें यहाँ पर जो आपका नीचे मैंने बताया कि आपके बने होते हैं सिंबल, तो कैलकाटा वाले में किसी भी तरह का कोई भी सिंबल आपको नहीं देखने को मिलेगा। नोएडा का अगर होगा तो वहाँ पर आपको एक डॉट जैसा मिलेगा, मतलब सर्कल होगा बहुत छोटा सा, और सॉलिड सर्कल होगा, बहुत ही माइन्यूट सा रहता है। तो वो चीज़ आपको बताती है कि वो आपका कॉइन जो है वो नोएडा में बना है। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा सिंबल किस तरह, किस मिंटिंग आप मिंट को बताता है, कौन सा सिंबल किस मिंट को डिनोट करता है। ठीक है,
तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो कॉइनेज एक्ट है 1906, जिसके अंडर सारे के सारे कॉइन्स को बनाया जाता है, तो ये जो एक्ट है ये आपका जो लॉज बनाए गए हैं कॉइन्स से रिलेटेड, मिंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके कॉइनेज एक्ट 1906 में बताए गए हैं। उसके अलावा जो आपका कॉइनेज एक्ट 1906 है, इसको बेसिकली 2 बार अमेंड किया गया है, एक बार 1955 में और एक बार 2011 में। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे बैंक नोट से रिलेटेड, करेंसी की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी बार्टर सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बट कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो काउंटर फिटिंग होती है वो क्या होती है और कितने तरह से काउंटर फिटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। एंड आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ब्लॉगर पर। बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं आपके प्रिपरेशन पर्पस से, तो उसको एक्सेस ज़रूर से कर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।